हे हाय हेलो एवरीवन, शिवपेन साउथ दिस साइड फ्रॉम कॉमर्स सर्कल। बच्चा लोग हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। ऑलरेडी बच्चे हम लोग एक बेसिक पार्ट देखे थे बच्चे, उसमें स्लैब रेट वगैरह देख लिए, पहले मीनिंग देखे, फिर स्लैब रेट वगैरह समझे, सरचार्ज वगैरह समझे बच्चे। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे? डेफिनेशन में। सर डेफिनेशन से 15 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है बच्चे पहले चैप्टर से, ठीक है। यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक डेफिनेशन वाला पार्ट बनता है, एक एग्रीकल्चर इनकम बनता है, एक रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंस, ठीक है। 3 में से बच्चे एक आपको दो तो दिखेंगे और दोनों में से आपको दायक होने चाहिए, 15 नंबर पक्के होने चाहिए। डन सर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है भैया, ये इनकम रेगुलर इनकम है या कैजुअल? कैजुअल। कभी कभार होता है बच्चे, रोज होता है क्या? बताओ बच्चे, रोज लॉटरी जीतते हो क्या? नहीं बच्चे, देखो इसमें लिख रखा है बच्चे, इसी में सर ये बच्चे हमको संयोगवश मिलता है। किस वश मिलता है? संयोगवश बच्चे। कभी कभार बिना आशा के प्राप्त बच्चे, आप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, एकदम से जीतना ही है ऐसा नहीं था बच्चे। बार बार ना होने वाली प्रकृति की है सर, आकस्मिक आय कहलाती है। लिख सकते हो बच्चे अपने मन से, ये भाग्यवश या अनिश्चित समय पर बिना आशा के प्राप्त होती है। सर इसका उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है बच्चे, किसी बच्चे को तुम ढूंढ कर ला दिए और बच्चे अभी एक हुआ था ना यहाँ पे, सुने होंगे तो बच्चे, किरोड़ीमल से आगे गांव है मुराली पाली, वहां पे एक बच्चा थोड़ा सा मेंटली रूप से बच्चा वो था, तो ऐसे ही घर से निकला था बच्चे और किरोड़ीमल से ट्रेन चढ़ गया। फिर वो बच्चे ट्रेन से बिलासपुर से पता नहीं वो कहाँ, कोलकाता में मिला बच्चे। हाँ बताओ, कोलकाता में वो बच्चा मिला। और एक्चुअली वो क्या था बच्चे, मेंटली रूप से वो था, तो एकदम से बता नहीं पाता था मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, वो सब बता नहीं पा रहा था। तो बहुत ज्यादा बच्चे दिक्कत हो गए थे, घर वाले ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। हाँ तो बच्चे बहुत दिक्कत, क्योंकि बच्चे अगर बताने लायक रहता तो ढूंढ लेते। तो चलिए बच्चे, तो सर मान के चलिए उसको क्या बोलते हैं, कोई बच्चा ढूंढ के लाया तो उसको बच्चे क्या बोलते हैं, इनाम मिला, तो किस में आएगा? उसका कैजुअल इनकम में आएगा। डन। चलिए आगे बच्चे, जैसे लॉटरी से जीत गए बच्चे, सर वर्ग पहली से जीत गए, दौड़ से जीत गए, ताश के खेल से जीत गए, किसी भी प्रकृति के जुए से या दाव से जीत गए बच्चे। अभी मैच हो रहा है बच्चे, वर्ल्ड कप, बताओ बच्चे, लोग उसमें भी पैसा लगाते हैं। हाँ। सर तो सब भी हमारा क्या हो जाएगा? आकस्मिक आय हो जाएगा। चलिए, परंतु निम्न आय आकस्मिक आय में शामिल नहीं होगा। सर कौन कौन सा शामिल नहीं होगा भाई? कर योग्य पूंजी लाभ बच्चे, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाए हो बच्चे, उससे जो जीत रहे हो किस में आएगा? पूंजी लाभ में आएगा। किस में आएगा? पूंजी लाभ में आएगा। व्यापार अथवा पैसे से उदय हुए प्राप्तियां बच्चे, सर आपके व्यापार से लाभ कमा रहे हो, पैसे से प्राप्तियां फीस आ रहे हैं बच्चों, किस में आ जाएगा? कैजुअल इनकम है। बोलो बच्चे। सर कोई कर्मचारी मतलब कोई एम्प्लॉई है बच्चे, उसको सैलरी के साथ साथ बोनस मिलता है। बोनस मतलब अभी दिवाली में उनको क्या मिल गया? बोनस। ग्रेचुटी क्या होता है बच्चे? देखो ग्रेचुटी एक मुफ्त अमाउंट लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है बच्चे, ठीक है। अनुलाभ बच्चे, कुछ भी उसको परक्विजिट वगैरह मिलते हैं बच्चे, कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे रहने के लिए या बच्चे क्या बोलते हैं ड्राइवर मिल जाता है, वो सब मिल जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है बच्चे, तो सब क्या कहलाता है? अनुलाभ कहलाता है बच्चे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? किसी को कोई डाउट है? नो डाउट बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे किसी भी प्राप्त के बच्चे, किसी व्यवसाय पैसे के दौरान बच्चे स्वेच्छा से कोई बख्शिश, अच्छा बहुत ध्यान से समझना सर, जो वेटर को बख्शिश मिल गया, ड्राइवर को बख्शिश मिल गया, या बच्चे लॉयर है, लॉयर को बच्चे केस जिता दिया तो सामने वाले ने फीस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, तो वो सब बच्चे उसका अनुलाभ उसमें कैजुअल इनकम में नहीं आएगा, रेगुलर इनकम में। सर टैक्सी ड्राइवर का बच्चे उसको सैलरी या उसके इनकम में ही जोड़ा जाएगा। सर वेटर का भी बच्चे उसकी इनकम में ही जोड़ा जाएगा, नॉर्मल इनकम, रेगुलर इनकम में। जैसे वेटर से जो आकस्मिक आय नहीं है बच्चे, उसका रेगुलर इनकम है। क्या है बच्चे? हाँ उसका रेगुलर इनकम में है। लॉयर का भी बच्चों किस में आ जाएगा? रेगुलर इनकम में आ जाएगा बच्चे। डन। चले, किसी को कोई डाउट बच्चे? नो डाउट। और बच्चे और मजेदार बता रहा हूं तुम लोगों को, किसी रिश्तेदार से व्यक्तिगत भेंट बच्चे, बहुत ध्यान से, जन्म दिवस में, विवाह की वर्षगांठ में बच्चे जो भेंट मिलता है बच्चे, वो भी बच्चे तुम्हारा क्या नहीं कहलाता? ना तो आकस्मिक कहलाता है, ना तो बच्चे रेगुलर कहलाता है, वो आय ही नहीं कहलाता। क्या नहीं कहलाता बच्चे? आय ही। कर योग्य आय नहीं है, मतलब बच्चे पूर्णतया छूट है, उसमें पूर्णतया छूट है। आप अपने परिवार वाले को बच्चे, मतलब ब्लड परिवार का भी डेफिनेशन है इसके अंदर, ठीक है। परिवार में कौन कौन आएगा तुम डिसाइड नहीं करोगे, इनकम टैक्स डिसाइड करेगा, ठीक है भाई। तुम्हारे परिवार में कौन कौन हो सकता है? सर उन लोगों से बच्चे अगर आपको जो भी आय हो रहा है वो सब बच्चे आपके लिए छूट है, उसको अपन देखो, सोचो ना बच्चे, सर मान के चलिए किसी ने शादी हुआ बच्चे तो उसको गिफ्ट के रूप में दे दिया बच्चे, ठीक है, अपने बेटे को गिफ्ट के रूप में दे दिया, तो बच्चे उसमें क्या टैक्स लगा देना चाहिए क्या भाई? मतलब पिताजी साल भर अपने जीवन भर मेहनत किए, अपने बच्चे शादी के टाइम में अपने बेटे को बेटी को बच्चे कुछ गिफ्ट दिए, उसमें टैक्स लगा देना चाहिए? नहीं बच्चे, तो सर वो हमारा कर योग्य नहीं होता है बच्चे। डन। ना तो रेगुलर होगा, ना ही कैजुअल इनकम, दोनों में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिसके पास बहुत भर भर के पैसा है बच्चे, तो उनको बोलना
शादी वादी में भेंट वेट में सब पैसा को बांटे हैं, ठीक है। सामने वाले का क्या नहीं होगा, वो टैक्स नहीं होगा, और टैक्स नहीं होगा फिर बच्चे सामने वाला उस पैसा को चुका देगा निकाल के। कोई दिक्कत है? मान के किसी के पास बहुत सारा पैसा आ गया कहीं कहीं से, वो पैसे को बच्चे लोगों के शादी सब में बच्चे बांटे, सामने वाले का इनकम कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। और बच्चों टैक्स उसको नहीं देना पड़ा और व्हाइट मनी बन गया बच्चे उसका, और वो पैसा फिर तुमको बाद में कभी लौटा देगा बच्चे। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चले, किसी अनुबंध के अंतर्गत देय राशि आकस्मिक आय नहीं मानी जाएगी। बोलो बच्चे। सर, एक पति द्वारा अपने पति को कोई भुगतान पृथक पृथक रहने के अनुबंध के अंतर्गत निर्वाह भत्ते के रूप में हुआ तो वह ना तो बच्चे आकस्मिक आय है और न ही बच्चे व्यक्तिगत भेंट है, अतः वह बच्चे कर योग्य है। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। हाँ, आजकल बच्चे बहुत ट्रेंड चल रहा है बच्चे डाइवोर्स का, ठीक है बच्चे। हाँ, आजकल बच्चे हर जगह डाइवोर्स का ट्रेंड चला है, तो बच्चे बहुत ध्यान समझना। डाइवोर्स होते ही बच्चे उन लोग क्या करते हैं, बच्चे पृथक पृथक रहेंगे, लेकिन बच्चे हमारे जो महिला होती है, जैसे बच्चे ऋतिक रोशन और सुजैन था ना बच्चे, उसकी वाइफ, उन अलग अलग हो गए, तो बच्चे अब उनको भत्ता दिए होंगे, तो जो भी उसको भत्ता दिए हैं बच्चे, उसमें वो क्या, हाँ, उसमें उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। जो महिला को मिला है बच्चे सुजैन, उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा बच्चे। डन। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट है जल्दी से बता दो बच्चे मुझे। ऑनलाइन वाले बच्चे इजी था, फिर भी कोई डाउट? ओके, लेट्स सी। आकस्मिक आय के संबंध में और कुछ अन्य प्रावधान है बच्चे लोग, ठीक है। खर्चे कटौती योग्य नहीं। सर, इसके रिगार्डिंग जैसे लॉटरी खरीदने का जो खर्चा हुआ है, घुड़दौड़ करने के लिए जो सीखने का खर्चा हुआ है, सर ये सबका छूट मिल जाएगा क्या? नहीं। आकस्मिक आय के रिगार्डिंग जो भी व्यय हुआ है उसका छूट नहीं मिलेगा, उसका छूट नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलिए बच्ची पार्लर चला रही है, उसमें जो भी खर्चा होता है उसका छूट मिल जाता है, लेकिन बच्चे अगर आप आकस्मिक आय कमाते हो बच्चे, उसमें जो भी खर्चा किया उसका छूट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये लिखता है। सर, हानियों की पूर्ति, बच्चे इस साल हानि हो गया उससे, तो सर उसको क्या दूसरे बच्चे, जैसे हम लोग का अलग अलग आय का स्रोत है ना बच्चे, वेतन से, मकान संपत्ति से, तो बच्चे आकस्मिक आय में हमको हानि हो गई तो दूसरे के साथ पूर्ति कर सकता हूँ क्या? अगले साल पूर्ति कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। ये लिख रहा है बच्चे, ठीक है। हाँ, अगर बड़ा अमाउंट रहता है तो उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। हाँ, देना पड़ता, छोटा अमाउंट में भी टैक्स देना पड़ता है, बड़ा अमाउंट तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है बच्चे। टैक्स तो देना पड़ेगा, सीधा सीधा 30% फ्लैट रेट आता है बच्चे उसमें, ठीक है। चलिए बच्चे, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। बच्चे देखो, हाँ लगता है उद्गम स्थान पर बच्चे कर की कटौती। देखो बच्चे, कौन बनेगा करोड़पति में? बच्ची निधि नाम, निधि 1 करोड़ जीत के आई बच्चे। सर पूरा लोग बच्चे तारीफ किए बहुत ज्यादा। यहाँ पे बच्चे सब लोग वेट करते थे 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़ आएगा उसके अकाउंट में। बोल रहे भैया अकाउंट में आएगा ना तो उसका क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेके देना, हम लोग भी दिखाएंगे अपने दोस्तों। स्टेटस डालना रहता है ना अपन को, ये हमारी सहेली इसको 1 करोड़ मिला है बोल के। सर जब इसके अकाउंट में आया तो मात्र 70 लाख रुपए आया सर। हाँ, 30% बच्चे क्या हो गया, कर उद्गम स्थान पर ही कर की कटौती हो गई। बोलो उद्गम स्थान पर ही क्या हो गया, बताओ बच्चे। सर 1 करोड़ मिलना था बच्चे, 1 करोड़ मिलना था, लेकिन उद्गम स्थान पे ही बच्चे उसको टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 30% वहीं पे कट गया बच्चे। कितना हो जाएगा 30%? 30 लाख बच्चे। तो ठीक कितना आया बच्चे? 70 लाख रुपए आया। बताओ बच्चे, वैसे ही दुखी हो गई आधा तो बताओ 30 लाख कम होता है? बताओ बच्चे। सर लोगों को लग रहा है 1 करोड़ कमाई है, लेकिन एक्चुअल में 1 करोड़ कमाई है। बताओ बच्चे, सर 70 लाख कमाई है बच्चे। डन। तो इस तरीके से होता है बच्चे। घुड़दौड़ में 10,000 से अधिक कमा रहे हो तो उद्गम स्थान पे कटौती हो जाएगी। लॉटरी वर्ग पहली में बच्चे आप कितना 10,000 से अधिक राशि है बच्चे, तो बच्चे उद्गम स्थान पे ही बच्चे कर की कटौती हो जाए। बताओ बच्चे, अब 300 रुपए कमाओगे तो उसमें थोड़ी टैक्स काट लेंगे बच्चे। बताओ, इसीलिए बच्चे मिनिमम राशि कितना कर दिया, 10,000 से अधिक। उतना कमाओगे तो बच्चे आपके पे कितना कटेगा, 30% के दर से कट जाएगा। और टीडीएस स्रोत पे ही कट जाएगा। कहाँ पे कट जाएगा? स्रोत पे, मतलब उद्गम स्थान पे ही कट जाएगा। चलिए अब बच्चे इसका उदाहरण फटाफट से बच्चे अपन कर लेते हैं। चलिए बच्चे, हाँ, मिस्टर एक्स को पंच का कार्य करने के लिए 5,000 रुपए प्राप्त हुए, जबकि पारिश्रमिक के लिए कोई प्रावधान नहीं था। पारिश्रमिक मतलब बच्चे ऐसे कुछ नहीं था, क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, मिस्टर एक्स को पंच का कार्य करने के लिए 5,000 रुपए प्राप्त हुए, जबकि पारिश्रमिक के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तो बच्चे इसको अपन क्या मानेंगे? हाँ बच्चे, ये ऐसे पहले से कोई प्रावधान नहीं था कि 5,000 मिलेगा, उसको अचानक से मिल गया 5,000 बच्चे, काम अच्छा काम किया तो उसको किस में डाल देंगे? आकस्मिक आय में डाल देंगे।
मिस्टर वाई को पंच का कार्य करने के लिए 5,000 रुपए प्राप्त हुए, जिस पर पारिश्रमिक के लिए स्पष्ट तथा निश्चित प्रावधान था। तो किसमें चला जाएगा? ये वेतन में चला जाएगा। बोलो बच्चे, सर ये आकस्मिक आय है क्या? नहीं, वेतन है बच्चे। पहले से लिखा था भैया 5,000 रुपए या 1,000 रुपए या 1,200 रुपए महीने मिलेगा। डन। चलिए सर। हाँ बच्चा। और जैसे कोई मतलब गुम हो जाता है और पहले से बता दिए रहते हैं ना, हाँ। तो वो किसमें आएगा सर? जैसे पहले से ही बता दिया रहता है कि इसको ढूंढोगे तो 1 लाख मिलेगा, तो उसमें बच्चे अदर सोर्स में ही आएगा, अन्य साधन की यह आय में आएगा बच्चे। बट वही है, अपन आकस्मिक नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी अन्य साधन के आय में आएगा बच्चे। ठीक है, चलिए 5 ही तो साधन है बच्चे, जो कहीं नहीं आएगा वो कहाँ आएगा? अन्य साधन में। चलिए, न्यायालय के आदेशानुसार ऋणी मिस्टर वाई पर डिक्री को कार्यान्वित, मतलब डिक्री को कार्यान्वित मतलब बच्चे कोर्ट का जो भी है बच्चे जजमेंट, उसको करने से रोकने के लिए डिक्रीधारी मिस्टर एक्स को 500 रुपए का बच्चे ब्याज प्राप्त हुए। अच्छा सर, क्या बोल रहे हैं इसको अपन इंग्लिश में समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स अ डिक्री होल्डर रिसीव इंटरेस्ट 500 अंडर द ऑर्डर ऑफ बच्चे कोर्ट ग्रांटिंग टू अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री ऑफ जजमेंट डेटर मिस्टर वाई। देखो बच्चे, हाँ बच्चे, एक रेडी था मिस्टर वाई। क्या था बच्चे? रेडी मिस्टर वाई। तो बच्चे उसका कुछ होगा, कुछ केस था बच्चे, वो उसमें कार्यान्वित करना था, लेकिन वो रोक रखा था बच्चे। क्या कर रखा था? रोक रखा था। तो बच्चे उसको रोक दी। तो सोचो बच्चे, तुमको मान के चले 50,000 रुपए आने वाला था, लेकिन सामने वाला बच्चे केस को बिना मतलब का डिले करते जा रहा है, डिले करते जा रहा है। तो इस बीच में जितना डिले हुआ है बच्चे, उस पर अपन को क्या बोल रहा है बच्चे? ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चे? मिस्टर एक्स को ब्याज मिल रहा है बच्चे। तो सर ये क्या बोलते हैं, 500 रुपए का जो ब्याज मिला है बच्चे, उसको क्या क्या आकस्मिक आय माने या ना माने? उसको पहले से पता था। बोलो, जिसको पहले से पता था ना कि भाई इतना का ब्याज मिलेगा, तो अन्य साधन में ही आएगा, लेकिन आकस्मिक नहीं मानेगा। आकस्मिक अचानक से हो गया क्या? नहीं बच्चे, उसको पता था कि भाई डिले हुआ इसकी वजह से, इसलिए इसको आकस्मिक आय नहीं मानेंगे बच्चे। एक बार देख लेते हैं इसमें। देखो, डिक्रीधारी द्वारा 500 रुपए ब्याज की प्राप्ति आकस्मिक आय नहीं है। इसके ऊपर वाला भी नहीं है, ये वाला आकस्मिक आय था, पंच वाला। ठीक है, चलिए लास्ट बच्चे, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के यहाँ सेवा कर रहा है, मतलब सर्विस दे रहा है बच्चे। मिस्टर एक्स किसके जगह, किसके यहाँ? वाई के यहाँ सर्विस दे रहा है। मिस्टर वाई का पुत्र खो गया। मिस्टर वाई का पुत्र क्या हुआ? खो गया। मिस्टर एक्स ने बिना पारिश्रमिक के प्रावधान से उसे खोजा। उसको पहले से नहीं पता था कि इसमें क्या मिलेगा? प्रावधान है, पैसा मिलेगा, उसको नहीं पता था। उसके बिना ही बच्चों खोज रहा था, परंतु मिस्टर वाई ने उसे 500 रुपए इनाम दे दिया। बोलो बच्चे, आकस्मिक आय होगा? यस और नो? कैजुअल इनकम है। हाँ बच्चे, लेकिन अगर पहले से फिक्स कर दिया रहता बच्चे, तो आकस्मिक आय नहीं होता। जान रहा था कि भाई मुझे इतना मिलेगा बोल के। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये? उसको पहले से पता था क्या 500 रुपए मिलेगा? नहीं, इसीलिए आकस्मिक आय। पहले से पता होता तो नॉर्मल आय हो जाता बच्चे। डन, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बच्चे अपन एसएससी पे चलेंगे। एसएससी क्या होता है सर? करदाता बच्चे क्या होता है? तो हम लोग बच्चे इस अधिनियम के अंदर करदाता जो कर देता है, पहला पॉइंट क्या लिखा है बच्चे? अगर कोई भी व्यक्ति बच्चे जिसको कर या ब्याज या बच्चे कुछ भी अर्थ दंड देने का उत्तरदायी है, तो क्या कहलाएगा? करदाता। दूसरा लिखा है बच्चे, उस व्यक्ति की आय को निर्धारण करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है। अभी वो कर नहीं दिया है, लेकिन उसके ऊपर बच्चे अभी केस चल रहा है, उसको देना पड़ेगा, या उसका कैलकुलेशन चल रहा है, वो देना पड़ेगा बच्चे। थर्ड बच्चे, अगर किसी व्यक्ति पे बच्चे केस चल रहा है, लेकिन उसका पैसा किसी तीसरे व्यक्ति के पास है, बताओ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बच्चे मैं श्वेता के घर पे छापा मारा, पता चले इसका आधा से ज्यादा पैसा बच्चे कुसुम के पास है, तो कुसुम के घर पे भी छापा मारे, तो कुसुम इज आल्सो नोन एज करदाता। एसएससी। डन बच्चे, तुमको भी एसएससी बोलेंगे। तीसरा, चौथा पॉइंट बच्चा लोग बोलते हैं इसमें, सर अगर मान के चलिए रवि बच्चे कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर है जिंदल में बच्चे, उसको टीडीएस कुछ पैसे कट के आता है बच्चे। ठीक है, अब साल के आखिरी में मेरे पास बोला, सर आप तो सीए, बोला हाँ बच्चे मेरा पैसा वापस करवा दोगे? कर देंगे बच्चे। अब इसका बच्चे इनकम टैक्स में बच्चे में अकाउंट ओपन किया और इसका सारा पैसा वापस करा दिया। सर क्या भी ये भी एसएससी के डेफिनेशन में आएगा? हाँ बच्चे, अगर कर वापसी के लिए बच्चे आप कार्रवाई आरंभ कर दिए हो, तब भी बच्चे आप क्या कहलाओगे? एसएससी की परिभाषा में आओगे। 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट बच्चे, अगर आपका हानि हुआ इस साल बच्चे, तो हानि पर भी बच्चे आप हानि का अगले साल में कंपनसेट करना चाहते हो, तो आपको पूरा रिटर्न दाखिल कराना होता है बच्चे, भरना होता है, तो भी बच्चे आप करदाता की परिभाषा में आ जाओगे। अभी देखेंगे बच्चे डीम्ड करदाता या माना हुआ करदाता कौन होता है, और बच्चे एसएससी इन डिफॉल्ट कौन होता है, दोनों बच्चे बैक टू बैक समझते हैं। तो लेट्स बिगिन बच्चा लोग। माना हुआ करदाता बच्चा, अगला पॉइंट क्या है? माना हुआ करदाता। चलिए देखते हैं बच्चे, इसको एक बार रीड कर दो बच्चे। मैं हालांकि बच्चे निधि बोले मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन
ठीक है बच्चे, बस ये है कि वहां से यहाँ तक आ नहीं पा रही है, आती तो जरूर पढ़ाती। निधि बच्चे अब यहाँ से वहां से यहाँ तक का दूरी को पूरा करो जल्दी। चले, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आय के संबंध में करदाता माना जाता है तो उसे माना हुआ करदाता कहते हैं। सर नहीं समझ आया। देखो बच्चे, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के आय के संबंध में, ये बच्ची हमारी कुसुम, पता बच्चे, जब कुसुम दूसरे व्यक्ति मतलब बच्चे क्या बोलते हैं हमारे श्वेता के आय के संबंध में करदाता माना जाता है तो उस बच्ची को क्या बोलेंगे? माना हुआ करदाता। उदाहरण, अच्छा बच्चे खतरनाक वाला उदाहरण है, किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसकी कानूनी उत्तराधिकार उस आय के संबंध में करदाता माना जाता है जिस पर उसने मृत्यु से के पहले कर ना चुकाया हो। बोलो बच्चे। सर देखो, सरकार अगर कोई मर गया तो उसका भी कर नहीं छूटना चाहिए। भैया आप उनके बेटे हो ना, आप कर चुकाओ, लेकिन कर चुकाना पड़ेगा। तो सर मैं तो एसएससी नहीं हूँ। भैया आप डीम्ड एसएससी हो, आपका माना हुआ एसएससी हो। बोलो बच्चे, माना हुआ करदाता हुआ, उनको भी नहीं छोड़ेंगे अपन, ठीक है। चलिए बच्चे, चलो उसके बाद है बच्चे हमारा क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति किसी विदेश अवयस्क या बच्चे पागल के आय के संबंध में करदाता। अगर बच्चे कोई आपके फॉरेन चले गए हैं तो उनका आप बच्चे रिप्रेजेंटेटिव हो। कोई अवयस्क है बच्चे, माइनर मतलब बच्चे 18 साल से नीचे है बच्चे, उसका आप बच्चे रिप्रेजेंटेटिव हो। कोई बच्चे पागल हो गया, उसका आप कोई उनका भी कोई आय हो रहा है बच्चे, तो उसको भी अपन को नहीं छोड़ना, उसमें भी कर लगाना है बच्चे। कोई एक व्यक्ति को अपन माना हुआ मान लेंगे बच्चे, कोई एक व्यक्ति को अपन माना हुआ मान लेंगे। जो भी उनके घर में समझदार व्यक्ति होंगे आपको ये चुकाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अब देखते हैं बच्चे, चूक में करदाता, भूल गए, नहीं हो पाया हमसे, क्या चूक हो गई बच्चे, देखते हैं क्या डिफॉल्ट कर गए तुम लोग, देखते हैं। सर इस कानून के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर डाला जाता है, बोलो बच्चे, जब किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर डाला जाता है और उस कार्य को बच्चे नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति बच्चे चूक में करदाता माना जाता है। बोलो बच्चे, जब किसी व्यक्ति का कार्य बच्चे, बहुत ध्यान से, का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर डाला गया और वह उस कार्य को नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को चूक में करदाता माना जाएंगे। एसएससी डिफॉल्ट कर गया बच्चे, डन। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अब कोई धन राशि देते समय उसमें से आयकर काटने का उत्तरदायी है और वह यह कर नहीं काटता है या काट कर सरकारी कोष में जमा नहीं करता है तो उस व्यक्ति को बच्चे चूक में करदाता समझा जाएगा। सर नहीं समझ आया बच्चे, बहुत ध्यान समझना। सर ये बच्चा हमारा जिंदल में कॉन्ट्रैक्टर है। सर जिंदल वाला बच्चे इसको जब भी पैसा देता है 2% 1% काट के देता है बच्चे। तो सर जो पैसा काटता है बच्चे, अच्छी बात है काट रहा है, लेकिन उसको बच्चे किसको जमा कराना है? सरकार को जमा कराना है। पहला ऑप्शन बोला काटा ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन बोला काटा है तो जमा नहीं करवाया है। तो बच्चे उस टाइम पे जिंदल कंपनी को, इसको कुछ बोलेंगे क्या? नहीं, जिंदल कंपनी को क्या बोलेंगे भैया? तुम एसएससी डिफॉल्ट, तुमने डिफॉल्ट किया है, तुमने चूक किया है। डन। चलिए बच्चे, अब अपन देखेंगे कर निर्धारण वर्ष बच्चे, और बोलो बच्चे कर निर्धारण वर्ष देखेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ तक किसी को कोई डाउट? शुभम अभी आया है, मुकेश, नूजा, करण, धनंजय, पायल, क्या बोलती जनता? कोई डाउट नहीं है, ये सही बात है। चलिए बच्चे, अब चलते हैं बच्चे असेसमेंट ईयर। अब कहाँ चल रहे हैं बच्चे अपन? असेसमेंट ईयर, असेस करवाएंगे बच्चे तुम्हारा, ठीक है। सर दो चीज एक साथ में पढ़ा देता हूँ, गत वर्ष पढ़ा देता हूँ, असेसमेंट ईयर पढ़ा देता हूँ। बट असेसमेंट ईयर और गत वर्ष दोनों में जाने से पहले बच्चे अपन एक छोटा सा और पॉइंट बढ़ रहा है, व्यक्ति। पहले व्यक्ति पढ़ लें बच्चे, फिर उसमें जाएंगे। चलिए जल्दी से बच्चे व्यक्ति निकाल लो। सर आज तक तुम लोग व्यक्ति मतलब क्या समझते थे? इंसान। अब बच्चे तुम्हारा ये जो जैसे बच्चे तुम लोग जो सोचते थे, अब उस सोच में बच्चे चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तुम लोग व्यक्ति मतलब कि इंसान समझते थे बच्चे, आज एक इंसान के अलावा और भी कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। चलिए बच्चा जानना चाहेंगे सर व्यक्ति शब्द में बच्चे, यहाँ पे हमारा रवि भैया आ जाएंगे। बोलो बच्चे, ये रवि भी एक व्यक्ति है, ठीक है। सर एच बच्चे हिंदू अविभाजित परिवार बच्चे, जानते हो तुम लोग? सर इन लोग बच्चे पूरे परिवार मिलकर, देखो क्या होता है बच्चे, इनकम टैक्स में आपको बच्चे मैनेज, अपने इनकम को मैनेज करने के लिए क्या होता है, सब में 2.5 लाख का छूट मिलता है कि नहीं मिलता है? तो बच्चे एक तो बच्चे रवि ने अपने नाम से बना लिया, अपने पापा के नाम से बना लिया, भाई भाई है सबके नाम पे बना लिया अपना अपना काम। उसके बाद बच्चे एक काम और दिखा दिया, हमारे फैमिली बिजनेस है। क्या है हमारा? फैमिली बिजनेस है, वो तीसरा। तो बच्चे उसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। रवि बच्चे घर में आप हो और पापा हैं, और बच्चे दीदी भैया भी हैं। चलिए एक भैया हैं बच्चे,
ठीक है, मान के चलिए 3 लोग अपने नाम से करते थे। बोलो बच्चे, सोचो कितना अच्छा जुगाड़ लगा रहा है बच्चा। सर आज के डेट में 5 लाख तक छूट मिल जाता है सबको। 5 लाख बच्चे रवि अपने नाम से दिखा दिया, पापा के नाम से दिखा दिया, भैया के नाम से दिखा दिया। अगर रवि लोग साल भर में 15 लाख रुपए कमाते हैं तो क्या टैक्स देना पड़ेगा? बताओ बच्चे, रवि इनकम टैक्स का स्टूडेंट है, क्या बच्चे तुम 15 लाख रुपए कमा के भी टैक्स दोगे? नहीं दूंगा। बोलो बच्चे, सर 5 लाख रवि अपने नाम पे दिखा दिया, पापा के नाम पे दिखा दिया, भैया के नाम पे दिखा दिया। बताओ बच्चे, 15 लाख तक का तो ऐसे ही छूट। समझ आ रहा है बच्चे? सर लेकिन हम 15 लाख थोड़ी कमाते, सर हम लोग 20 लाख कमाते हैं बोल रहा है। समझ आ रहा है बच्चे? तो सर अभी मेरे पास आया, बोलता सर कुछ तो जुगाड़ बताओ। फिर इनका एक फैमिली बिजनेस बनवा दिया। क्या बनवा दिया बच्चे? फैमिली बिजनेस। सर फैमिली बिजनेस में भी बच्चे देखे थे ना अपन, इंडिविजुअल एचयूएफ देखे थे। सर इसमें भी 5 लाख तक का छूट मिलेगा। इसमें भी क्या मिलेगा बच्चे? 5 लाख तक का छूट मिलेगा। बताओ बच्चे, अब अगर रवि बच्चे 20 लाख रुपए कमाएगा, क्या एक फुट्टी कौड़ी बच्चे मोदी को देगा? बोलते हैं मैं नहीं दूंगा, मेरे तार कटवा दिए बोल। ठीक है बच्चे, चलिए बोलो बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? तो ये कहानी होता है बच्चे एचयूएफ बनाने के पीछे। ठीक है, तो जो बच्चे जिनके पास बहुत भर भर के पैसा आते रहता है उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं, भैया आप क्या बनवा लो, एचयूएफ बना लो, कम से कम 5 लाख रुपए और भी सेविंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चे, इंडिविजुअल की कहानी हुआ, एचयूएफ की कहानी हुआ। कंपनी, कंपनी नाम तो सुना हुआ। जेएसपीएल बच्चे हमारे क्या है? कंपनी है। ठीक है बच्चे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है? कंपनी है। अदानी इंटरप्राइजेस क्या है बच्चे? कंपनी है। तो सर एक कंपनी लोग को भी टैक्स देना होता है? हाँ बच्चे, कंपनी लोग को भी टैक्स देना होता है। सर क्या कंपनी भी व्यक्ति होती है? हाँ बच्चे, कंपनी भी व्यक्ति होती है। सोचो बच्चे, कभी सोचा था कंपनी भी एक व्यक्ति है? हाँ, इनकम टैक्स के परिभाषा में कंपनी भी एक व्यक्ति होता है। बोलो बच्चे, इनकम टैक्स के परिभाषा में कंपनी भी एक व्यक्ति होता है। चलिए सर, कंपनी तो छोड़ो बच्चे, रवि बोल रहे हैं सर, रवि और क्या नाम बच्चे आपका? अमन। रवि और अमन बच्चे दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप खोले हैं। सर ये लोग अलग अपना अलग से दे रहे हैं, एक फर्म भी अलग खोल रखे हैं, तो फर्म भी एक अलग व्यक्ति बन जाएगा। फर्म भी क्या हो जाएगा? अलग व्यक्ति बन जाएगा बच्चे। डन। चलिए सर, व्यक्तियों का संघ बच्चे क्या होता है? देखो बच्चे, अब व्यक्ति इतने सारे व्यक्ति दिखे बच्चे, इतने सारे व्यक्ति, इन व्यक्तियों का संघ भी बना सकते हैं। जैसे बच्चे मान के चलिए, अब ये NH-49 बन रहा था, हाईवे बन रहा था। सर इतना बड़ा हाईवे एक बच्चे को, एक को किसी कॉन्ट्रैक्टर को बनाना आसान है क्या? नहीं। तो बच्चे उसमें 4-5 लोग मिल गए बच्चे, मान के चले L&T करके एक कंपनी है बच्चे, वो मिल गया, रवि मिल गया बच्चे, रवि कॉन्ट्रैक्टर बच्चे हमारे। ठीक है, और बच्चे अमन ट्रांसपोर्टर मिल गए बच्चे, इन तीनों लोग मिल गए बच्चे। देखो एक कंपनी है, ये क्या है बच्चे? ये कंपनी है। सर रवि बच्चे एक मान के चलिए व्यक्ति है। बोलो, अमन ट्रांसपोर्टर बच्चे एक फर्म है। सर इसमें व्यक्ति के अंदर फर्म भी आया, कंपनी, एचयूएफ सब आया। इन सब लोग भी बच्चे मिलके एक ना एसोसिएशन बना लेते। क्या बना सकते हैं बच्चे? संघ। क्या बना सकते हैं? संघ। और इन लोग संघ बना के बच्चे, कोई बड़ा बड़ा काम रहता है उसको करते हैं, कोई बड़ा बड़ा काम आता है बच्चे, तो इन लोग सब मिलकर संघ बना के वो काम करते हैं। तो कोई दिक्कत है बच्चे? तो सर इन लोग का जो संघ बना हुआ है बच्चों, संघ भी क्या कहलाएगा? वो भी एक व्यक्ति कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा? एक व्यक्ति कहलाएगा। डन बच्चे लोग? सर जिस तरीके से एओपी था बच्चे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वैसे होता है बच्चे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन में हर कोई हो सकता है, कंपनी भी हो सकता था, फर्म भी हो सकता था, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ कौन होंगे बच्चे? इंडिविजुअल ही होंगे बच्चे। जैसे मान के चलिए रवि हो गया, सर मैं हो गया बच्चे, क्या बोलते हैं हमारी श्वेता हो गई, कुसुम हो गई बच्चे, सब लोग क्या हो गए? एक एक व्यक्ति में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ये वाला व्यक्ति, पूरा बड़ा वाला बच्चे। देखो एक तो ये बड़ा रूप है, इसमें एक नॉर्मल एक सिंगल वाला व्यक्ति भी हो गया, फर्म हो गया, कंपनी वगैरह नहीं। सर एओपी बनाना है ना मुझे, एओपी यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चे हर कोई मेंबर बन सकता है, फर्म भी कंपनी भी। लेकिन बच्चे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाना है बच्चे, तो उसमें कौन मेंबर बन सकता है? सिर्फ हाँ ये पहला वाला ही बच्चे, पहला ही वाला जो है बच्चे वही, हाँ वही बच्चे उसके मेंबर बन सकते हैं। तो बच्चे मान के चलिए क्लास में 10 बच्चे, तुम 10 बच्चे मिलके क्या किए? सर एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना ले, एक समूह बनाए बच्चे, और तुम लोग बोलते हो सर इस बार का दुर्गा पूजा हम लोग करवाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग का क्या बन गया बच्चे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या बन गया? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो सर ऐसे भी करके काम करते हैं लोग? हाँ बच्चे ऐसे भी करके काम करते हैं। डन। चलिए अगला क्या है बच्चे? स्थानीय सत्ता। अगला क्या बच्चे? स्थानीय सत्ता। बच्चे तुम लोगों को क्या लगता है? नगर निगम, नगर पालिका, नगर महापालिका, जिला परिषद, जिला पंचायत, ये भी बच्चे क्या है हमारे? बोलो ये, हाँ ये भी व्यक्ति है बच्चे, इनको भी टैक्स देना पड़ता है, इनको भी पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है। जो जिला पंचायत वगैरह है ना बच्चे, इन लोग भी क्या किसके डेफिनेशन में आते हैं? व्यक्ति के डेफिनेशन में आते हैं। डन। और लास्ट है बच्चे प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति, वैधानिक निगम, विश्वविद्यालय, मूर्ति। बच्चे तुम लोग को पता है तुम्हारा कॉलेज भी क्या है पता है? एक व्यक्ति के अंदर आता है। बोलो जी, कॉलेज भी बच्चे किसके अंदर आएगा? पर्सन के अंदर आएगा। विश्वविद्यालय, वैधानिक निगम बच्चे कोई भी कंपनी है, जैसे LIC एक कंपनी है, या बच्चे कोई भी ऐसा बच्चे निगम, जैसे यहाँ पे अगर बोले तो कोई से बताओ ना बच्चे जो समाज सेवा का काम करता हो,
जैसे रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब भी बच्चे कृत्रिम व्यक्तियों भी है बच्चे। रोटरी क्लब सुने हो ना बच्चे तुम लोग, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इन सभी बच्चे क्या कहलाएंगे, व्यक्ति की परिभाषा में आ जाएंगे। हाँ, हॉस्पिटल भी सब आ जाएंगे बच्चे। डन, क्लियर है बच्चे लोग। हाँ, इन लोग बच्चे कहीं ना किसी आर्टिफिशियली रूप से बच्चे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए बच्चे लोग को व्यक्ति की परिभाषा में आ जाते हैं। चलिए, अब हमारे पास दो चीज बच गया बच्चे। एक तो हमारा बच गया क्या बोलते हैं, कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष। उसके पहले एक छोटा सा दे रखा है बच्चे, लायबल टू टैक्स। क्या दे रखा है, लायबल टू टैक्स। ये क्या होता है बच्चे, एक व्यक्ति के संबंध में और एक देश के संदर्भ में का आशय यह है कि ऐसे व्यक्ति उस देश का वर्तमान समय के लिए लागू कानून के अंतर्गत सरकार देयता लागू होती है और एक व्यक्ति में शामिल होगा जिसे उस देश के कानून के अंतर्गत बच्चे ऐसी देयता की छूट दी गई है। लायबल टू टैक्स बच्चे कर के लिए उत्तरदायित्व बच्चे, यहाँ पे एक व्यक्ति के संबंध में और एक देश के संदर्भ में का आशय यह है बच्चे, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति पर उस देश में वर्तमान समय के लिए लागू कानून के अंतर्गत आयकर देयता लागू होती है। चलो बच्चे, उसके ऊपर क्या लग रहा है बच्चे, उस साल में आयकर लागू हो रहा है। उस साल में क्या हो रहा है बच्चे, उसके ऊपर आयकर लागू हो रहा है और एक व्यक्ति में शामिल होगा जिससे उस देश के कानून के अंतर्गत बच्चे ऐसी देयता में छूट दी गई है बच्चे। सर इसमें क्या बोलता है पता नहीं, एक बार देख लेना बच्चे, इसमें क्या बोलना चाह रहे, कर के लिए उत्तरदायी। तो बच्चे जिसके ऊपर कर लगेगा बच्चे वो कर के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हैं, वर्ड तो क्लियर नहीं हो पाया। चलिए अब बच्चे हम लोग कर दें प्रीवियस ईयर और वो देखना चाहोगे बच्चे? चलिए इसको बच्चे मैं एक बार समझा देता हूँ फटाफट से, फिर अपन पढ़ लेंगे। चलिए बच्चा लोग बहुत ध्यान से समझना। अभी पिछला कौन सा साल गया बच्चे, 1 अप्रैल 2022। खत्म कब हुआ वो, आज कौन सा तारीख है, 10 तारीख है, 10 नवंबर, ठीक है बच्चे। हाँ 10/11/2023। बताओ बच्चे 31/3/24। बताओ बच्चे अभी हम लोग कौन सा साल में जी रहे हैं, 1/4/2023 से 31 मार्च 2024। वेरी गुड बच्चे। अपन ये बोल सकते हैं, हम लोग पूछा जाएगा बच्चे, हम लोग कॉमर्स वाले हैं, हम लोग से पूछा भैया कौन सा साल में चल रहे, तो 23-24 नहीं बोलना, हम लोग को 2023-24 बोलना है, ठीक है बच्चे। मतलब नॉर्मल इंसान बोलेगा भैया हम लोग 2023 में हैं, लेकिन तुम लोग क्या बोलोगे, हम लोग 2023-24 में हैं, ठीक है बच्चे। पिछले साल बच्चे हमारा कौन सा बीता, 2022-23। कॉमर्स वालों का न्यू ईयर आता है 1 अप्रैल को, साल खत्म होता है 31 मार्च को। ये कहानी है साहब, बहुत ध्यान से समझना। साहब क्या बोलते हैं, क्या नाम बच्चे आपका, पीछे श्वेता के बगल में, अंजू, रंजू। चलिए रंजू बच्चे पिछले साल कितना रुपए कमाना चाह रही हो, 6 लाख रुपए कमाए, ठीक है। पिछले साल कितना लाख रुपए कमाई, 6 लाख रुपए कमाई। सर ये बच्चे उसका कर्म का देखो, कर निर्धारण वर्ष बोलते हैं, कर निर्धारण वर्ष। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चे इसको असेसमेंट, सॉरी, ये गत वर्ष है बच्चे। पिछले साल बच्चे देखो बहुत ध्यान समझना, गत वर्ष और प्रीवियस ईयर। सर ये पिछले साल कितना कमाई थी, 6 लाख रुपए। सर पता है तुमको इसको कब तक टैक्स जमा कराना था, 31 जुलाई 2023। बोलो जी कब तक कर जमा कराना था बच्चे, 31 जुलाई 2023। वही बच्चा रंजू प्राइवेट लिमिटेड या रंजू लिमिटेड कोई कंपनी होता तो उसको बच्चे कब तक जमा कराना पड़ता है पता है बच्चे तुम लोगों को, 30 सितंबर। कब तक, 30 सितंबर तक बच्चे। सर जो आम HUF है, इंडिविजुअल है बच्चे, उन लोगों को कितने महीने का टाइम मिलता है, 4 महीने। कितने महीने का टाइम मिलता है, साल खत्म होने के 4 महीने। कंपनी लोगों को कितने महीने का टाइम मिलता है बच्चे, 6 महीने का। कितने महीने का टाइम मिलता है, 6 महीने का। इस तरीके से बच्चे, तो सर जिस साल में कर चुकाता हूं, जिस साल मेरा कर निर्धारण होता है उसको बच्चे क्या बोलेंगे, कर निर्धारण वर्ष। क्या बोलेंगे, कर निर्धारण वर्ष। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चे असेसमेंट ईयर। जिस साल बच्चे टैक्स लगता है उसको क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। और जिस साल बच्चे टैक्स लग रहा है असेसमेंट, जिस साल आप पैसा कमाए उसको क्या बोलेंगे बच्चे, प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे इसको, प्रीवियस ईयर। बताओ बच्चे पक्का समझ आया तुम लोगों को। जिस साल आप पैसा कमाए, इसको बच्चे मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, ये कमाने का साल है बच्चे, कमाने का वर्ष। और ये पैसा जमा कराने का वर्ष। ये क्या, पैसा
कराने का वर्ष। बोलो बच्चे, बोलो बच्चे। पहले वाला कमाने का वर्ष है बच्चे, दूसरा वाला पैसा जमा कराने का वर्ष। ठीक है, सिंपल। 23-24 में है, तो 23-24 हम लोग प्रीवियस 24 वेरी गुड बच्चे। सोचो हर साल बच्चे कर निर्धारण असेसमेंट बनेगा, हर साल प्रीवियस बनेगा। सर पिछले साल कमाए थे उसको इस साल चुका रहे हैं। इस साल को बच्चे अगर मैं इस साल जो कमा रहे हो बच्चे उसको कब चुकाओगे? अगले साल। अभी 2000 बच्चे 23-24 में जो कमा रहे हो उसको बच्चे 24-25 में जमा कराओगे। तो 24-25 क्या कहलाएगा तुम्हारा? असेसमेंट ईयर। बोलो बच्चे, ये मेरा बच्चे क्या हो जाएगा? गत वर्ष हो जाएगा, और ये बच्चे मेरा असेसमेंट ईयर। पक्का समझ आ रहे हैं बच्चे? चलिए अब इनकम टैक्स में बच्चे तुम्हारा जो रिटर्न निकलता है ना बच्चे, उसमें ना ये वाला साल देखो। अभी जब जिनका भी 22-23 के रिटर्न फाइल किया बच्चे, उसमें क्या लिखा है पता है? 23-24। क्या लिखा है बच्चे? 23-24। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया 23-24 कैसे लिखा है? बोलो 23-24। हम लोग उनको समझाते रहते हैं कि भैया ये पिछले साल का है, पिछले साल कमाए हुए साल जमा करा रहे हो ना, इसलिए इसको इस साल लिखे हैं। समझ ही नहीं आता तो तुम लोग को क्लैरिटी आया बच्चे? सर एक कमाने का साल होता है, एक जमा कराने का। जिस साल कमाए उसको बोलेंगे गत वर्ष, जिस साल जमा कराओगे, जिस साल तुम्हारा कर निर्धारण होगा बच्चे उसको बोलेंगे कर निर्धारण वर्ष या असेसमेंट ईयर। पक्का बच्चे लोग? ऑनलाइन की जनता क्या बोलती है भाई? चले क्या बोलती जनता? आकाश, धनंजय, करण, शुभम को क्लियर है? ओके, मुकेश को भी क्लियर है? पायल, नुजा क्या बोलती? हाँ, आकाश को भी क्लियर है, धनंजय को भी क्लियर है। चलिए बच्चों को क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ लें बच्चे। चलिए दोनों को पढ़ लेते हैं बच्चे, क्लैरिटी ले आते हैं। अब एग्जाम में आएगा बच्चे तो आसानी से लिख पाओगे तुम लोग? चलिए ओके बच्चे, कर निर्धारण वर्ष क्या लिखता है बहुत ध्यान से समझते हैं। कर निर्धारण वर्ष का आशय 12 महीने के उस अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। बोलो बच्चे, 12 महीने की वो अवधि जो सब कब शुरू होती है बच्चे? 1 अप्रैल को, और खत्म कब होती है? एक करदाता अपनी गत वित्तीय वर्ष की आय पर अगले वित्तीय वर्ष में कर चुकाता है। बोलो बच्चे, सर हम लोग बच्चे जिस साल कमाए हैं उसको बच्चे उसी साल जमा कराएंगे क्या? अगले साल बच्चे उस पे कर चुकाता है। उस वर्ष को बच्चे अपन क्या बोलते हैं? कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे? कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। बोलो पक्का समझता है सबको बच्चा लोग? चलिए अब गत वर्ष क्या होता है वो भी देख लेते हैं बच्चा लोग। चलिए गत वर्ष या प्रीवियस ईयर, कमाने वाला साल। गत वर्ष मतलब बच्चे कमाने वाला साल। अब बच्चे मैं देखता हूं कौन बच्चा इसको पढ़ना चाहेगा। हाँ, ऑनलाइन ही वाले बच्चों का आवाज तुम तक जाएगा, तुम्हारा आवाज वहां तक जा पाएगा क्या? हाँ चलो बच्चे, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के पास पहुंचना चाहूंगा। चलिए वॉलंटरली बच्चे कौन बच्चा पढ़ना चाहेगा स्वेच्छा से? बताओ बच्चे, इतने हमारे पास अभी वेरी गुड। देखो बच्ची वेरी गुड। चलिए पढ़ो बच्ची। पढ़ो बच्ची पढ़ो। यस सर। गत वर्ष आयकर गत वित्तीय वर्ष की कुल आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष वित्तीय वर्ष में लगाया जाता है। वह वर्ष जिसमें आय कमाई जाती है गत वर्ष कहा जाता है, और अगला वर्ष जिसमें यह आय कर योग्य होती है कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। अतः गत वर्ष की परिभाषा अति महत्वपूर्ण है जो निम्न है। पहला, गत वर्ष से आशय कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व की वित्तीय वर्ष से है। दूसरा, प्रत्येक प्रकार के करदाता के लिए तथा आय के प्रत्येक स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष ही गत वर्ष होगा। अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष। हाँ, रुको बच्चे ना, रुको बच्चे। वित्तीय वर्ष में स्थापित नए व्यापार अथवा हाँ बच्ची, एक बार बच्चे मैं दोनों लाइन समझा दूं पायल, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चलिए पहला बच्ची गत वर्ष के बारे में हमारी पायल क्या बोलती है? एवरी हाँ बच्चे लोग फोकस ना। अभी तक बच्ची कुछ जो बोली वो समझ आया तुमको? चलिए सर गत वर्ष का मतलब ये लिखता है बच्चे यहाँ पे, देखो जिस साल में कमाया उसको अगले साल बच्चे मुझे जमा कराना है, तो दो चीज बोलता है, जिस साल जमा करा रहा हूँ उसके पहले वाला साल मेरा क्या कहलाएगा? गत वर्ष। जिस साल में कर निर्धारण हो रहा है उसके पहले वाला साल क्या कहलाएगा? गत वर्ष। जो कमाया हुआ साल, तो कमाई की जाने वाली साल को ही बच्चे अपन गत वर्ष बोलते हैं बच्चे, ठीक है सर। वित्तीय हाँ देखो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाला वर्ष बोला सर। प्रत्येक प्रकार के करदाता के लिए या आय के प्रत्येक स्रोत के लिए बच्चे वित्तीय वर्ष ही क्या होता है? गत वर्ष। बोलो बच्चे वित्तीय वर्ष ही क्या होता है? गत वर्ष होता है। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष ही क्या कहलाएगा बच्चे? तुम्हारा गत वर्ष कहलाएगा जो, ठीक है। चलिए अब चले नए स्थापित व्यापार और पैसे से बच्चे नया बिजनेस शुरू किए हो, ठीक है बच्चे, देखते हैं। उसके लिए बच्चे 1 अप्रैल को, भाई अपन ऐसे थोड़ी शुभ मुहूर्त निकाल के महाराज जी 1 अप्रैल को ही शुरू करवाएंगे, किसी भी दिन शुरू हो सकता है। देखते हैं बच्चे पायल हमको क्या बताते हैं। पायल गो अहेड, 3rd पॉइंट पूरा पढ़ो बच्चे। यस सर। नए स्थापित व्यापार अथवा पेशे के लिए वित्तीय वर्ष में स्थापित नए व्यापार अथवा पेशे के लिए गत वर्ष व्यापार अथवा पेशा प्रारंभ करने की तिथि से प्रारंभ होकर उसी वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त होगा, अर्थात उसके लिए गत वर्ष की अवधि व्यापार अथवा पेशा प्रारंभ होने की तिथि से प्रारंभ होकर उसी वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हुई मानी जाएगी। इस प्रकार पहला गत वर्ष 12 माह से कम का हो सकता है। उदाहरण अ ने अपना कपड़े का व्यापार 1 दिसंबर 2022 को प्रारंभ किया, अतः अ के कपड़े के व्यापार का गत वर्ष 1 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 4 महीने की अवधि का होगा। वेरी गुड बच्चे। चलिए बहुत ध्यान, नहीं रुक जाओ बच्चे। चलिए बच्चे बहुत ध्यान समझना। सर अमन ने एक बिजनेस शुरू किया बच्चे, क्या कहा? कपड़े का बिजनेस शुरू किया, ठीक है, कपड़े का व्यापार शुरू किया। कब शुरू किया बच्चे? 1 दिसंबर बच्चे 2022 को, ठीक है। अब 1 साल पूरा होने वाला है। चलिए बच्चे अब वो देखो बच्चे, तो उसका गत वर्ष किसको मानेंगे? 1 अप्रैल से बच्चे 1/12 से बच्चे अगले 1/12 तक लेंगे क्या? नहीं सर 1/12 जिस भी दिन शुरू किया हो बीच में बच्चे, हमारा साल का अंतिम दिन कब होता है? 31 मार्च होता है बच्चे। तो 31 मार्च 2023 बच्चे 4 ही महीने गत वर्ष कहलाएगा। 4 ही महीने क्या कहलाएगा? गत वर्ष कहलाएगा बच्चे, ठीक है। चलिए बच्ची बहुत अच्छा पढ़ रही है। अब हाँ बच्चे, अगर ये 4 महीने में बहुत कम इनकम हुआ तब इनकम टैक्स बच्चे अगर 2.5 लाख से कम होगा तो नहीं भरना पड़ेगा। मेन तो ये ना 2.5 लाख वाला लिमिट है। 2.5 लाख से 5 लाख तक होगा तो छूट मिल जाएगा आपको, लेकिन भरना पड़ेगा। डन। चलिए कौन है बच्चे? ये तो ना वो बंद हो गया, कैमरा नहीं चल रहा है, नहीं तो वाईफाई से कनेक्ट है वो, नहीं तो अभी चेक कर लेते। चलिए वर्ष के बीच में अगर वर्ष के बीच में आय का कोई नया साधन प्रारंभ करने पर ऐसे साधन के से आय के लिए बच्चे देखते हैं। सुनो बच्चे, वर्ष के बीच में आय का कोई नया साधन प्रारंभ करने पर ऐसे साधन से आय के लिए, मतलब आपका जो पहले चल रहा था उसके अलावा बच्चे कोई और नया आय का साधन आप ढूंढ लियो बच्चे। सर गत वर्ष क्या होता है? जिस साल में कमाता हूँ मेरा गत वर्ष है। सर मैं साल के बीच में बिजनेस शुरू किया, तो जिस दिन शुरू किया उस दिन से लेकर 31 मार्च तक, जिस दिन शुरू किया उस दिन से लेकर 31 मार्च तक। सर मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, मैं नया बिजनेस शुरू किया बच्चे 1 जनवरी को, तो कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन भी शुरू करो। कब तक लेंगे बच्चे? 31 मार्च तक लेंगे बच्चे। डन। सर अब बच्चे के मन में डाउट है, सर मार्च को ही क्लोज करना जरूरी है? बच्चे क्लोज करना जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चे इनकम टैक्स बोलता है भैया हम लोग को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डिटेल चाहिए। तुम लोग अपने पर्सनल लाइफ में बच्चे आप दिसंबर को क्लोज करो, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से अपन को कब क्लोज करना है? 31 मार्च को। इसीलिए बच्चे आप 2 बार थोड़ी करेंगे, तो लोग बच्चे 31 मार्च को ही क्लोज कर लेते हैं। डन। क्लियर है बच्चे लोग? ओके। अगर कोई फर्म है वो 31 मतलब उसका एंडिंग पॉइंट आ गया है और वो जुलाई में खत्म होता है, तो यहाँ तक 31 मार्च तक पेमेंट करेंगे। बिल्कुल। वो 2-3 महीने का फिर करेंगे, अगले साल करेंगे उसको। चलिए बच्चे अब इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर दो बच्चा लोग, जल्दी जल्दी बता दो बच्चे मुझे इसका आंसर। एक करदाता अपना व्यापार निम्नलिखित तिथियों को प्रारंभ करता है, तो बच्चे उसका कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? और बच्चे इसमें गत वर्ष, उसका गत वर्ष कौन सा होगा बच्चे? ठीक है। चलिए बच्चे एक एक करके बताते जाएंगे, ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा। अभी हम लोग बच्चे
हाँ लास्ट शुरू करते हैं, श्वेता की बगल वाली बच्ची रंजू से, ठीक है। चलिए 1 जुलाई 2022 को बच्चे आप बिजनेस शुरू किए हो, ठीक है, 1 जुलाई 2022 को, तो इसका बच्चे गत वर्ष क्या होगा और कर निर्धारण असेसमेंट ईयर क्या होगा? गत वर्ष 1 जुलाई होगा। साल, हाँ 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2022 से लेकर कब तक? 31 मार्च हाँ 23। और इसका असेसमेंट ईयर उसका अगला साल होता है ना? हाँ 23 हाँ तो क्या बोलेंगे? एक नहीं 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, बराबर बच्चे, वेरी गुड। चलिए आगे बच्चे, नाम क्या? सिमरन। सिमरन। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। 1 अक्टूबर 2022 को सिमरन एक नया बिजनेस शुरू करी। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी वाला। चलिए सिमरन बता दो बच्चे, गत वर्ष 22-23। वेरी गुड। 1 अक्टूबर बच्चे जिस दिन शुरू किया वहीं से ले लेंगे। 1 अक्टूबर 22 से 31 मार्च 23। और असेसमेंट ईयर 23-24। हाँ वेरी गुड बच्चे, 23-24, ठीक है। रवि बाबू 1 जनवरी को बिजनेस शुरू किया है, 1 जनवरी 23 को। हाँ गत वर्ष होगा बच्चे 22-23। 22-23 मतलब मैं क्या लिखूं बच्चे? 1 जनवरी 23 से 23 से कहाँ होगा? 31 कितना? इसमें 22-23 नहीं है ना, 23-23 बच्चे बोलने दो, तुम्हारा नाम रवि थोड़ी है। चलिए हाँ बच्चे रवि बोलो, बताओ बच्चे। सर 1 जनवरी 23 से लेकर कितना बच्चे? हाँ 23 आगे कितना? 24 के 23, हाँ 24 ना, फंस गया लड़के। बच्चे सही बोल रहे थे, सिर्फ किसी के उसमें बहकावे में नहीं आना है। 22-23 ही होगा, लेकिन 22-23 में बच्चे 1 अप्रैल 22 से लेकर बच्चे 31 जुलाई तक कोई बिजनेस चला क्या? नहीं। शुरू कब हुआ? 1 जनवरी से बच्चे 23 तक ही चलेगा, तो 22-23 ही साल रहेगा। लेकिन बच्चे 1 अप्रैल से शुरू नहीं हुआ था, जिस दिन से शुरू हुआ उसी ये सब के सब 22-23 ही है। लेकिन यहाँ पे बच्चे जुलाई में शुरू हुआ, यहाँ पे अक्टूबर में शुरू हुआ, यहाँ जनवरी में शुरू हुआ, तो ये 23 को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी 23 है तो 23। बच्चे शुरू का आखिरी क्वार्टर का 3 महीना बच्चे उसी में आता है ना, जनवरी फरवरी मार्च, ये भी 23 रहेगा, ये भी 23 रहेगा। डन। चलिए अब असेसमेंट ईयर बता दो बच्चे। 22-23 तो गत वर्ष है, असेसमेंट ईयर का, हाँ वेरी गुड बच्चे, बैठ जाओ। 1 अप्रैल 23, 31 मार्च 24, बराबर बच्चे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दे रखा है। ऑनलाइन वाले बच्चे रेडी? बच्चे इस क्वेश्चन से ना अभी तक तो मैं जो देखा हूँ बच्चों, सिर्फ वही आता है, डेफिनेशन ही आता है। 4 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, डेफिनेशन ही अच्छे से, जितने भी डेफिनेशन है बच्चे उसको अच्छे से कीवर्ड आप ना नोट बना लेना उसका, ठीक है। जिससे तुमको पूछ लेगा कर निर्धारण वर्ष क्या होता है, बच्चा आपसे पूछ सकते हैं गत वर्ष क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है। व्यक्ति में बच्चे ऐसे थोड़ी लिखोगे जिसके 2 हाथ 2 पैर होते हैं वो व्यक्ति होता है, नहीं बच्चे। व्यक्ति का मतलब बच्चे आपको बताना पड़ेगा, उसमें फर्म भी आता है, कंपनी भी आता है, HUF भी आता है, AOP भी आता है, BOI भी आता है, वो सब चीज आपको बताना पड़ेगा बच्चे। हाँ इसमें डेफिनेशन में 3 या फिर 5 देगा ना, हाँ तब तो ठीक है बच्चे, 3 देगा या 5 देगा। चलिए श्री राम गोपाल एक कॉलेज में 1 जुलाई 2023 को प्रवक्ता के पद पर बच्चे क्या है ये प्रोफेशन के रूप में बच्चे नियुक्त हुए और 31 जून 2023 को उन्हें स्थायी कर दिया गया, ठीक है। तो अपन को उपयुक्त दशा में बताइए कर निर्धारण से 22-23-24 के लिए करदाता की गत वर्ष की अवधि क्या होगी। चलिए बताओ बच्चे, देख के ही पता चल जा रहा है, इसमें लिख भी रखा है तुम्हारा असेसमेंट ईयर। चलिए छोड़ो, तुम लोग बताओ बच्चे, इसका गत वर्ष और असेसमेंट ईयर इधर से बताओ बच्चे। अमन से बताएगा, अमन गत वर्ष बच्चे और असेसमेंट ईयर बताओ दोनों। 1 जुलाई 2022, हाँ 1 जुलाई 2022 से 31/3/23, ठीक है। और असेसमेंट ईयर 1/4/2023, 31/3/24। वेरी गुड बच्चे। चलिए बच्चे निधि श्री अमरनाथ एक कॉलेज में अस्थायी रूप से 1 सितंबर 2022 को बच्चे रामनाथ की अवकाश अवधि के लिए प्रवक्ता पद पर बच्चे नियुक्त हुए। श्री रामनाथ 1 फरवरी 2023 को अवकाश से वापस आ गए। बच्चे ऐसे होता है ना कि जैसे कोई प्रोफेसर बच्चे बाहर चला गया हो तो उसके बीच में बच्चे अपन क्या करते हैं
बच्चे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मान के चले, जैसे स्पेशली महिलाओं के जैसे बच्चे प्रेगनेंसी का टाइम रहता है उस टाइम बच्चे महिलाएं छुट्टी ले लेती हैं, बच्चे जो प्रोफेसर मैडम लोग रहते हैं तो उनके जगह बच्चे कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर को बुलाए हैं। अब उस कॉन्ट्रैक्ट टीचर के साथ क्या किया जाए? 1 सितंबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक उसका गत वर्ष है। क्या 31 मार्च 2023 तक वो जिंदा मतलब कंपनी में काम किया? 1 फरवरी तक किया ना। हाँ, तो जितना दिन किया बच्चे उतने ही तो लेंगे ना। ठीक है, सितंबर मतलब बच्चे 1/9/2022 से लेकर 1/2/2023 तक। हाँ 1/2/2000 और 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक। Very good. बस इसमें भी है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बच्चे बैठ जाओ। चलिए अगला बच्चे हमारी कुसुम बच्ची। ओके, मेसर्स रामलाल भजनलाल अपने व्यापार का हिसाब कैलेंडर वर्ष के आधार पर रखते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2022 को अपना लाभ हानि खाता का चिट्ठा बनाया, हमको उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तो बच्चे इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं बच्चे? सर उस दिन बनाया 31 दिसंबर 2022 को बनाया, अपना चिट्ठा बनाया, लेकिन बच्चे हम लोग को कब से कब तक का चाहिए? बच्चे वो अपना लाभ हानि खाता बच्चे साल भर, देखो शुरू कब किया नहीं दिया है, वो कभी भी शुरू किया है साल भर का, वो कब बनाया बच्चे? उसने 31 दिसंबर को। इनकम टैक्स कब से कब तक का मांगता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 22-23 बच्चे। और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 31 मार्च 24। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे बोले सर आप हम लोग से नाराज हो, सर आप हमसे नहीं पूछ रहे हो, अभी पूछेंगे बच्चे। चलिए आगे बढ़े बच्चे। ओके, गत वर्ष के संबंध में बच्चे कुछ अपवाद भी दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अपवाद। चलिए गत वर्ष के नियम के संबंध में कुछ क्या दे रखे हैं? अपवाद। चलिए बच्चे, सामान्य नियम के अनुसार कर निर्धारण वर्ष में करदाता की गत वर्ष की आय पर आय लगता है। बच्चे गत वर्ष में जो कमाया निर्धारण वर्ष में कर चुकाया। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। निम्नलिखित दशाओं में करदाताओं पर आय लगाने वाले वर्ष में ही कर लग जाता है। बोलो बच्चे। सर कुछ कर ऐसे हैं बच्चे, जिस साल कमाते हो उसी साल कर लग जाता है, जिस साल कमाते हो उसी साल ही कर लग जाता है। जैसे कि बच्चे अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आए। बच्चे लोग बहुत ध्यान से समझना। सर अनिवासी मतलब बच्चे वो भारत के निवासी नहीं है, भारत के निवासी नहीं है, वो समुद्री जहाज कर रहा है बच्चे, भारत से बच्चे कुछ ना कुछ उसका आना जाना रहता है। तो बच्चे भारत से बच्चे अगर तुम आते जाते हो तो बच्चे भारत से अगर कुछ पैसे कमा रहे हो, भारत से तुम क्या कमा रहे हो? पैसे। तो उस पैसे का कितना % आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा? 7.5% बच्चे आप भारत भाग आप कर योग्य मानकर बच्चे आप चालू वर्ष में ही देखे जाओ। अपन भाई वो तो अनिवासी था, आया था भारत में बच्चे, कुछ कमा के चला गया, मान के चलो भाई जहाज का बिजनेस करता है, समुद्री जहाज का सामान लाने बच्चे, सिंपल सा लॉजिक है। रंजू बच्ची यहाँ पे क्या करती है? पर्दा बना बना के बेचती है। ठीक है बच्चे, तो सर उस समुद्र के रास्ते से बच्चे वो ऑस्ट्रेलिया में बेच रही है, न्यूजीलैंड में बेच रही है। अब बच्चे जो समुद्र के रास्ते में बच्चे बेचती है तो क्या खुद ही बच्चे तैरते तैरते जाती है? नहीं। कहाँ से बच्चे? समुद्री जहाज से। बच्चे किससे बेचती है? समुद्री जहाज। अब समुद्री जहाज को बच्चों क्या करती है? पेमेंट करती है। समुद्री जहाज को क्या करती है? पेमेंट। अब समुद्री जहाज वाला बच्चे भारत से मान के चले साल भर में 1 करोड़ कमा लिया। कितना कमा लिया? 1 करोड़। तो सरकार बोलते हैं भाई बहुत कमा रहे हैं पैसा, ये भाई हमारा भी हिस्सा दो, चंदा दो। ठीक है बच्चे, तो सरकार उसमें से बच्चे कितना पैसा मांग लेगा? 7.5। सर अब इस साल कमाया तो अगले साल चुकाना चाहिए? नहीं बच्चे, ये व्यक्ति बच्चे अनिवासी अगले साल नहीं आया तो भाई समुद्री जहाज अगले साल नहीं आया तो कहां से पकड़ोगे उसको? तो भैया अभी तुम जैसे बच्चे पैसा दे रही तो उसी टाइम उससे काट के उसको 7.5% क्या करवा लो? जमा करवा लो चालू वर्ष में ही बच्चे। ठीक है, चलिए भारत को छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। बच्चे कुछ लोग बच्चे भारत को अब छोड़ के जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, अब भारत में ना रहने वाले। चलिए बच्चे, उसको भारत में लौटने का इरादा है क्या? नहीं है बच्चे। तो उसके जाने की संभावित तिथि तक आय पर चालू वर्ष में ही बच्चे कर ले लिया गया। और पूछता है भारत क्या बच्चे, ये जो क्या बोलते हैं विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, और क्या ललित मोदी हो गए, और मेहुल चौकसी, लोग भी बच्चे भारत को छोड़ के भाग गए। तो बच्चे क्या सरकार इनसे टैक्स ली होगी? पता नहीं बच्चे, पूछता है भारत। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। क्या ये मोदी के दोस्त है तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ा होगा, ऐसा है क्या? पता नहीं बच्चे। ठीक है, तुम लोग पता लगाओ। चलिए अगला है बच्चे, किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का संघ AOP या व्यक्तियों का समूह BOI या कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बच्चे का बनाया जाना। बोलो बच्चे। सर
किसी भी काम के लिए बच्चे आप बना रहे हो, मान के चलिए रोड बनाने के लिए आप काम किए, इस बार बच्चे दुर्गा पंडाल बन रहा है बहुत बड़ा रायगढ़ में बच्चे, उसके लिए क्या बोलते हैं रवि लोग बच्चे 10 लोग मिलके बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या बच्चे BOI बना लिए, और बच्चे वो एक ही दिन एक ही साल के लिए था बच्चे, या 6 महीने के लिए था, 2 महीने के लिए था, अब वो बन के तैयार हो गया, कहानी खत्म हो गया। हर साल नहीं करना, इसी साल करना था बच्चे। जैसे रामायण महोत्सव हुआ था ना, उसका मान के चलिए बच्चे काम इसको मिला था, रवि को और अमन को, दोनों मिलके बच्चों सारा काम किए। उस साल बच्चे वो जो इनका संस्था बनाए थे बच्चे BOI मान के चलते हैं इसको, वो एक ही साल के लिए था। कितने के लिए था? एक। उनका पर्पस जिस पर्पस के लिए बनाया था पूरा हो चुका, तो बच्चे क्या उनको कर अब इसी साल दे देना चाहिए, ये बोलते हैं बच्चे। किसी विशिष्ट घटना प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह या कृत्रिम व्यक्ति बनाया गया है और चालू कर निर्धारण वर्ष में अथवा उसके समाप्त होने के कुछ समय बाद इसका विघटन कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के विघटन की संभावित तिथि तक की कुल आय बच्चे उसी चालू वर्ष में ही कर ले लिया जाएगा, उसी चालू वर्ष में ही कर ले लिया जाएगा। चलिए बच्चे चलो, इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे और भी दे रखा है बच्चे, Yes, sir. 2 पॉइंट और दे रखा है, वो भी पढ़ते हैं बच्चे। कर वंचना, शुरू किया जाए। Yes, sir. सर क्या लिखता है यहाँ पे? कर वंचना के उद्देश्य से संपत्ति का हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति की आय। कर वंचना मतलब कर की चोरी, कर की बचत, कर बचाने के लिए। देखो बच्चे, यदि कोई करदाता कर बचाने के लिए अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने वाला है, तो उसकी उस वर्ष की आय पर बच्चे चालू ही वर्ष में कर ले लिया जाएगा। बोलो बच्चे, रवि बहुत पैसा कमा रहा था, अपने पैसे को इधर उधर ट्रांसफर कर रहा है बच्चे, सरकार को पता चल गया, अरे बहुत चालू निकला, ठीक है। अब बच्चे सरकार बोलता है भैया अगले साल का इंतजार, इसी साल टैक्स दो। अगर बच्चे आप कर वंचना करने के लिए आप हस्तांतरण कर रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति को, तो पकड़ में आ जाता है, तो उसी साल ही उसको क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा टैक्स। व्यापार अथवा पैसे के बंद होने। बोलो बच्चे, सर इस साल आपका व्यापार पैसा बंद हो रहा है बच्चे, ठीक है। तो सर जिस साल बंद हो रहा है बच्चे, उसी साल को चालू वर्ष में ही बच्चे आपको क्या दे देना चाहिए? बोल रहे हैं बच्चे, कर दे देना चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक में बच्चे वर्णित आय पर संबंधित वित्त वर्ष की आय पर अग्रिम कर के लिए निर्धारित दरों का कर देता है बच्चे। ये सब अभी तुम लोग को समझ नहीं आएगा। अग्रिम कर क्या होता है बच्चे? एडवांस टैक्स होता है, उसको मैं समझा दूंगा बच्चे बाद में, ठीक है। अभी उसको इग्नोर कर सकते हो तुम लोग। चलिए एक बार बच्चे, इसमें तो ब्लर दिख रहा है, तुम लोग अपने बुक से कर गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष पढ़ो। ये चारों पॉइंट में कोई भी पॉइंट में डाउट आ रहा है बच्चे तो मेरे से पूछो। चलिए बच्चे लोग, सर अधिकतम सीमांत दर, बच्चे क्या है अगला? अधिकतम सीमांत दर। बोलो बच्चे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। बोलो बच्चे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। बोलो बच्चे, अधिकतम सीमांत दर से आशय संबंधित वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित आयकर यदि अधिभार देय है तो अधिभार सहित उस दर से है जो बच्चे एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ की दशा में आय के सर्वोच्च खंड पर लागू होता है। बच्चे एक बार समझते हैं इसको। चलिए मैक्सिमम सीमांत दर बच्चे बता भैया मैक्सिमम कितना टैक्स लगता है? बच्चे जल्दी से बता दो, मैक्सिमम कितना टैक्स लगता है? 30%। कितना लगता है? 30%। उसमें बच्चे तुम्हारा ये अधिभार वगैरह भी लगता है। 4% बच्चे हमारे क्या लगता है उसमें? उपकर भी लगेगा। 4% क्या लगेगा? उपकर लगेगा बच्चे, ठीक है। चलिए उसके बाद है बच्चे परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या है बच्चे? परमानेंट अकाउंट। कितने बच्चों का पैन नंबर है यहाँ पे? जल्दी से रेज योर हैंड। चलिए कुछ बच्चों का पैन नंबर है, नहीं होगा बच्चे तो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, मैं तुम लोग को बता दूंगा बच्चे, ऑनलाइन ही तुम लोग खुद ही बना सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चे लोग, तो सर पैन नंबर क्या होता है बच्चे? अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है बच्चे। जैसे आपका बच्चे जैसे कोई सा भी नंबर होगा, ठीक है, बीच में आपका सरनेम का लेटर फर्स्ट लेटर रहता है, और अगर आप पर्सन हो, देखो HUF हो तो H लिखाएगा, पर्सन हो तो P लिखाएगा, फर्म है तो F लिखाता है बच्चे। उसको मैं कभी बता दूंगा पेन में, ठीक है, कैसे रहता है, अभी पर्स नहीं रखा हूँ, ठीक है। जैसे बच्चे मेरा बता देता हूँ, DYPPS 2471M है, ठीक है। तो बच्चे ये देखो, ये P का मतलब क्या है पता है बच्चे? ये पर्सन हूं मैं, ठीक है। अगर बच्चे इसके जगह F लिखा था तो पार्टनरशिप फर्म होता है, अगर इसके जगह C लिखा रहता तो कंपनी होता है बच्चे। तो ये फोर्थ लेटर, ये फोर्थ पैन कार्ड का फोर्थ वर्ड को लेटर अल्फाबेट को देख के अपन को पता लगा लेना है कि किसका पैन कार्ड है, कंपनी का है, फर्म का है, पर्सन का है, किसका है बच्चे। डन। चलिए सर ये मेरा सरनेम का फर्स्ट लेटर होता है, जैसे मेरा साहू है बच्चे, तो साहू का फर्स्ट लेटर क्या है बच्चे? यहाँ पे S लिखा है, समझ आ रहा है बच्चे। कोई पटेल है तो पटेल का P लिखाएगा बच्चे। डन। तो सरनेम का फर्स्ट लेटर लिखाते हैं, बस इतना सा है। सर इसका पेन नंबर बच्चे 49A फॉर्म में बच्चे भर के आपको अप्लाई करना होता है बच्चे, वहां से आवंटन होता है। सर
ये आज के डेट में जरूरी नहीं है पेन कार्ड लेना। सर क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि बच्चे आधार कार्ड और पेन कार्ड दोनों में से कोई एक नंबर से बच्चे आपका काम बन जाएगा। पेन कार्ड और आधार कार्ड दोनों में से कोई एक नंबर से आपका काम बन जाएगा। पहले हम लोग इनका देखो बच्चे, तुम लोगों का कॉलेज का एक आईडी है ना, ठीक है, वैसे इनकम टैक्स का एक आईडी पैन कार्ड होता है। इनकम टैक्स का आईडी क्या होता है? पैन कार्ड। लेकिन बोलो बच्चे, सर आज के डेट में इनकम टैक्स का आईडी पैन कार्ड के अलावा बच्चे आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं लोग, ठीक है। हाँ चलिए अब देखते हैं बच्चे कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या। कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या। सर टैक्स डिडक्टेड इन कलेक्शन अकाउंट नंबर। सर ये देखो बहुत ध्यान से समझना, ये उनके लिए है। मान के चलिए बच्चे आप कंपनी खोले हो, सर फर्म खोले हो, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है बच्चे, सर उसका एक लिमिट रहता है। अगर उससे ज्यादा का आपके यहाँ ट्रांजेक्शन है बच्चे, तो आपको क्या करना है बच्चे, जो सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं उसमें टैक्स काट के देना होता है। क्या करके देना होता है? टैक्स काट के। तो इसीलिए बच्चे इसको बोलते हैं टैक्स, मैं बोल रहा था ना टीडीएस बोल रहा था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बच्चे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, बच्चे टैक्स को डिडक्ट करते हैं बच्चे सोर्स में ही, ठीक है। चलिए तो बच्चे यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। और टैक्स तो उसके लिए बच्चे जैसे पैन कार्ड होता है, तो ऐसे कंपनी को बच्चे 10 नंबर लेना होता है, इसको बच्चे 10 नंबर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? 10 नंबर। टैक्स डिडक्टेड इन कलेक्टेड अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्टेड इन कलेक्टेड अकाउंट नंबर। तो बच्चे इसको अपन क्या बोलेंगे? 10 नंबर। क्या बोलेंगे? 10 नंबर। टैक्स डिडक्टेड इन कलेक्टेड अकाउंट नंबर। सर 10 नंबर कंपनी वाले लेते हैं, तुम लोग को नहीं लेना है। किसको लेगा? कंपनी वाले। और जो भी बच्चे जो भी वो दायरे के अंदर आएगा, अभी मैं टीडीएस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा क्या क्या दायरा होता है। उस दायरे के अंदर आएगा बच्चे तो उसको टैक्स काट के ही पेमेंट करना होता है। जो पेमेंट में भी बच्चे, जैसे ये बच्चे सोचो, ये जिंदल के लिए काम करता है, जिंदल जो पेमेंट करता है बच्चे, उस पेमेंट में कुछ पैसा काट के देता है बच्चे। सर क्या रीजन है? सब कुछ अपन समझेंगे बच्चे, अभी तो ये शुरुआत है बच्चे, ठीक है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है।